हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज चल रही थी अपनी, और एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज के पिछले लेक्चर में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के ओरिजिन को डिस्कस किया था। डिटेल में जानने के लिए जो पिछले लेक्चर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से देख के उसके बाद इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ओरिजिन है उसको डिस्कस करने से पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन जो ब्रेन में थी वो मैंने एक्सप्लेन की थी। मैं शॉर्ट में एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे एंटीरियर ब्रेन जो है उसके अंदर जो तीन पार्ट पार्ट है। एंटीरियर ब्रेन के तीन पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब सबसे पहले, उसके बाद सेरिब्रल हेमिस्फीयर आता है। पहले ऑल्फैक्टरी लोब है, फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और उसके बाद आता है डायंसिफेलॉन। ठीक है। तो ये जो तीनों भाग है उसमें से जो डायंसिफेलॉन रीजन है, डायंसिफेलॉन रीजन के अंदर सबसे नीचे ये पोजीशन रहती है। क्लियर है? अब ये जो डायंसिफेलॉन रीजन है, डायंसिफेलॉन रीजन के अंदर एक बड़ा पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं थैलेमस। ये थैलेमस है। थैलेमस के दो पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट जो ये अ, ये वाला जो पार्ट है जो ब्लूइश अंदर दिखाया है उसे हम एपिथैलेमस बोलते हैं, बिकॉज अपसाइड। और नीचे वाला जो पार्ट है वो थैलेमस। थैलेमस से ही पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिनेट होती है। और थैलेमस से एक स्टॉक के साथ ये स्टॉक है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से ये अटैच रहती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये हाइपोथैलेमस हो गया, बिकॉज थैलेमस का नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस, ऊपर वाला एपिथैलेमस। एपिथैलेमस से ऊपर की तरफ पीनियल ग्लैंड है, नीचे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, और तीसरी जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ये डिफरेंट जो एक्टोडर्म है उनसे ओरिजिन कैसे हुआ था, मैंने ये डिस्कस किया था कि इन्फंडिबुलम जो रीजन है ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, ये वाली न्यूरो एक्टोडर्म है, ये वाली ओरल एक्टोडर्म है। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती है। जो एक ओरल एक्टोडर्म है वहाँ से एक इन्वेजिनेशन, इवेजिनेशन, ये जो है ये शुरू होता है। और शुरू होने के बाद में ये यहाँ से एक फोल्ड होता है और यहाँ से पिंच ऑफ हो जाता है, यहाँ से वो टूट जाता है। टूट करके ये पूरा पूरा क्लियर कट गोल स्ट्रक्चर बना लेता है। इस पाउच को हम बोलते हैं रेतके का पाउच। ये रेतके का पाउच है। और ये जो रेतके का पाउच है, ये इनफंडिबुलम जो मेल्ट करती है ऊपर से, जो न्यूरल एक्टोडर्म है, ये जो येलो कलर वाली जो है, ठीक है, तो ये भी नीचे की तरफ मूव करती है और ये ऊपर की तरफ मूव करती है। मूव करते करते ये ओवरऑल पिट्यूटरी की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर हमें समझने की रिक्वायरमेंट है। अब स्ट्रक्चर हमें समझनी है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैंने ओवरऑल और बताया था, इसको मैं फिर वापस डिस्कस करूंगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोजीशन थी वो लगभग कैसी थी, इसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी है? देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में जैसा कि मैंने बताया, ऊपर की तरफ मीडियन एमिनेंस है। ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस का ही पार्ट होता है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में बना रहा हूँ डायग्राम, ताकि थोड़ा सा और आपको समझ में आए। ठीक है। तो ये जो कलर यूज कर रहा हूँ मैं न्यूरल पार्ट को यूज कर रहा हूँ। राइट। मैं कैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला इस तरह का, ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया। और एक दूसरा कलर भी हम ले लेते हैं। दूसरा कलर ये इधर हो गया, इनफंडिबुलर रीजन। ठीक है। ये यहाँ हो गया, और ये इधर हो गया, और ये थोड़ा सा इधर हो गया। ये सारे एक्सप्लेन मैं करता हूँ अभी 2 मिनट में। और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो इतना एरिया है, ये ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से ओरिजिनेट हुआ है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस किससे? न्यूरो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। और ये जो रेडिश एरिया है, ये जो रेडिश एरिया, ये रेस्के के पाउच से यानी ओरल एप्टोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। अभी मैं इसको, और बीच में ये जो इलाका है इसको मैं थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर में ही डोनेट डिनोट करता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। ओवर राइट कर रहा हूँ मैं इसमें। ये, तो ये इस तरह से पिट्यूटरी की ग्लैंड के ये इतने हिस्से हो गए। ठीक है। अच्छा,
ऊपर की तरफ ये जो एरिया है ये सारा, बिकॉज़ ये हाइपोथैलेमस है पूरा, इसके ऊपर एपिथैलेमस है, ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो दिस इज़ कॉल्ड मीडियन एमिनेंस। अब आप कहेंगे मीडियन एमिनेंस क्या है? मीडियन एमिनेंस एक्चुअली हाइपोथैलेमस का लोअर पार्ट है। वो पार्ट है जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच की बाउंड्री बनाता है। दिस इज़ मीडियन एमिनेंस और डिटेल में बहुत कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है? मीडियन एमिनेंस के पास यहाँ इस साइड या फिर मान लो इस साइड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलती है यहाँ ऐसे, तो थोड़ा-सा ऐसे बनाना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक काइज़्मा। ऑप्टिक काइज़्मा या कियाज़्मा व्हाटएवर। अब ऑप्टिक कियाज़्मा क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है देखिए जहाँ पर हम सब थे हमारे आगे आगे 2 आईबॉल है, 2 आईबॉल से जो ऑप्टिक नर्व निकल रही हैं, ऑप्टिक नर्व जाकर के पीछे एक-दूसरे को क्रॉस करती है। ब्रेन में पिट्यूटरी के जस्ट पास में जाकर के ऑप्टिक नर्व जो लेफ्ट आईबॉल है वहाँ से निकल के राइट की तरफ मुड़ जाएगी और राइट वाली मूव के और वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी। तो दोनों एक-दूसरे से क्रॉस करती है और जहाँ क्रॉस बनता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? कियाज़्मा बोलते हैं। जिस तरह से हम क्रोमोसोम में पढ़ते हैं, राइट? वो जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड एक-दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, उसको भी अपन काइज़्मा ही बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्टिक कियाज़्मा एक वो पोज़ीशन है, वो स्थिति है, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एक्चुअली। इसको हमने बोला है ऑप्टिक कियाज़्मा, यहाँ पे ऑप्टिक कियाज़्मा। ये सारा न्यूरल एक्टोडर्म है, राइट? अच्छा, ये जो जिससे स्टॉक से ये लटका हुआ है, इसे हम बोल रहे हैं इनफंडीबुलम, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? इनफंडीबुलम बोल रहे हैं हम। क्लियर है? ये है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, ठीक है? और ये है पोस्टीरियर लोब, ठीक है? और इसका जो सही नाम है, जो देखिए 2 तरह के नाम है, एक लैटिन नाम है और एक कॉमन नाम है। इस पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं पार्स नर्वोसा। ये दोनों नाम हमें याद रखने की ज़रूरत है। पार्स नर्वोसा, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं बिकॉज़ ये न्यूरल ओरिजिन है। हम बार-बार कह रहे हैं, ये सारा जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, ये सारा न्यूरल एक्टोडर्म से बना है। ये सारा न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ठीक है? क्लियर है? तो नर्वोसा ये इससे रिप्रेजेंट हो गया। अब इधर से जो रेस्के का पाउच ओरिजिनेट होके आया था, इधर से, इधर वाली साइड से, तो ये जो रेडिश संरचना है, जो मैंने बनाई है। अच्छा, बीच में रेडिश से पहले मैं एक चीज़ और, चलो मैं पहले रेडिश को डिस्कस करता हूँ। इधर से जो रेस्के का पाउच नीचे ओरल एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुआ था और यहाँ से ऊपर की तरफ से आती हुई इन्फंडिबुलम से जब फ्यूज़ हुआ था, तो ये इसके चारों तरफ लिपट गया, ठीक है? लिपटने से एक बड़ी रचना, अब इस डायग्राम में आपको लग रहा है कि दोनों इक्वल है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है इसके कंपैरिज़न में, पोस्टीरियर लोब के रीजन। इस एरिया को हम बोलते हैं अ, एंटीरियर लोब। ये क्या है? एंटीरियर लोब, क्लियर है? बिकॉज़ जब हम देखते हैं, तो हमारे सबसे आगे कौन-सा लोब आता है? ये वाला, इधर ये वाला लोब आता है, इसलिए हम बोलते हैं एंटीरियर लोब, क्लियर है? अच्छा, एंटीरियर लोब के अलावा एंटीरियर जो लोब है, एंटीरियर लोब के अलावा बीच का ये जो ग्रीनिश एरिया है, दोनों जहाँ मैच होते हैं, दोनों जहाँ फ्यूज़ होते हैं, ठीक है? वहाँ पर एक छोटी झिल्ली टाइप या फिर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे हम बोलते हैं मिड लोब। दोनों के बीच में आता है मिड लोब, क्लियर है? मैं अलग-अलग कलर का यूज़ कर रहा हूँ। मिड लोब को हम बोलते हैं जो लैटिन जो टर्म है वो है पार्स इंटरमीडिया। अब देखिए रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच मिलेगी, तो ये मिड लोब हो गया। अच्छा, जो एंटीरियर लोब है उसका क्या है नाम? ठीक है, उसका नाम है क्या? पार्स डिस्टैलिस। अगर आप थोड़ा-सा डिटेल में जाएँगे तो डिस्टल का मतलब तो व्हिच इज़ सिचुएटेड अवे, जो दूर होता है उसे डिस्टल बोलते हैं। अब यहाँ एंटीरियर लोब है, तो दोनों की नोमेनक्लेचर में थोड़ा-सा अंतर है। एक्चुअली पार्स डिस्टैलिस जो वर्ड है, वो इधर से हाइपोथैलेमस से जो डिस्टेंस है, हाइपोथैलेमस से जो डिस्टेंस है, हाइपोथैलेमस से सबसे ज़्यादा दूर कौन पड़ेगा? ये पड़ेगा, एंटीरियर लोब पड़ेगा, इसलिए इधर इसको पार्स डिस्टैलिस बोला। लेकिन उसके बाद जब नोमेनक्लेचर नॉर्मल हुआ तो उसके बाद इसे इंटीरियर लोब, तो ये जो थोड़ा-सा इसका नेमिंग है वो थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट? तो ये पार्स डिस्टलिस है। अब यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं जनरली क्लासिकली कि पिट्यूटरी में 3 लोब हैं, एंटीरियर लोब, मिड लोब और पोस्ट लोब, ये नीचे आपके सामने है, ठीक है? तो
सबसे पहला एक एंटीरियर लोब, दूसरा मिड लोब और तीसरा पोस्टीरियर लोब। इज इट क्लियर? इसके अलावा जो इन्फंडिबुलम है इसका कुछ पार्ट इसके चारों तरफ कॉलर के रूप में प्रेजेंट होता है। देखो ये चारों तरफ कॉलर बनाया है जैसे, है ना। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर साइनेरियम। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्स ट्यूबरेलिस या ट्यूबर साइनेरियम। पार्स ट्यूबरेलिस या ट्यूबर साइनेरियम। क्लियर है? ट्यूबर साइनेरियम बोलते। इज इट क्लियर? ये ट्यूबर साइनेरियम हो। तो इन्फंडिबुलम हो गया स्टॉक। अब देखिए इधर जो जितना भी है सारा, ये वाला, ये सारा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये किससे ओरिजिनेट हुआ है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और इधर मैंने अपोजिट कलर यूज किया जानबूझ के, और इधर वाला जितना भी है इंक्लूडिंग मिड लोब एंड ऑल, ये सारा ओरिजिनेट हुआ है एडिनो हाइपोफाइसिस। इज इट क्लियर? अब हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें तो ट्यूबर साइन, अब देखिए इसमें इस पूरे स्ट्रक्चर से जो हार्मोन निकलेंगे, अच्छा ये मैं बता चुका हूँ, ये मीडियन एमिनेंस है और ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है मीडियन एमिनेंस। ठीक है, ट्यूबर साइनेरियम से जो हार्मोन निकलते हैं, जिनको भी मैं अलग कलर से डिनोट कर लेता हूँ, चलो ये यहाँ से जो हार्मोन निकलेंगे, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 0, कोई हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता। एंटीरियर लोब भी सब कुछ है, इससे मैं पहले बता चुका हूँ 6 हार्मोन निकलते हैं, मिड से एक हार्मोन निकलता है और इससे निकलते हैं 2 हार्मोन। ओवरऑल 6 + 1 + 2 = 9 हार्मोन है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमें देती है। ये हमें याद रखना चाहिए। इनफंडिबुलम से कोई हार्मोन नहीं है, ऑप्टिक काइज़मा से नहीं, तो इसमें मैं चलो अपन जब इतना लिख ही रहे हैं तो इसका भी लिख देता हूँ। चलिए डन। ठीक है, अब जो मिड लोब की जो पोजीशन है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है, कुछ में बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। जैसे ह्यूमन में एमएसएच है, जो मिड लोब है वो बिल्कुल एकदम ड्राई मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट है, बहुत पार्शियली प्रेजेंट होता है और वो सीक्रेट भी कुछ नहीं करता। कुछ ऑर्गेनिज्म में मिड लोब होता ही नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में, खासकर उनमें जिनके अंदर कलर का, स्किन का जो कलर है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, उन ऑर्गेनिज्म में एमएसएच का सिक्रेशन जरूरी होता है, बिकॉज एमएसएच इज रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द कलर ऑफ स्किन, राइट। तो इसीलिए मिड लोब की इंपॉर्टेंस वहां बढ़ जाती है, बिकॉज एमएसएच इज सीक्रेटेड बाय द मिड लोब। डन। चलिए ये हो गया पिट्यूटरी के बारे में डिटेल। इज इट फाइन? ओके, अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको, अब यहाँ पे हम आते हैं, मैंने शुरू में पहले बताया, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के तो 2 पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो जो लैटिन नाम है वो है हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। बार बार कह रहा हूं मैं, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस विच इज पिट्यूटरी, सेरिब्राई ब्रेन में। अब ये हाइपोफाइसिस वर्ड लिया, इसके, अब ये पिट्यूटरी का ओरिजिन 2 तरह से हुआ। किससे हुआ? एक न्यूरल एक्टोडर्म से, और एक तरफ थी, दूसरी तरफ थी ओरल एक्टोडर्म से, राइट। जो न्यूरल एक्टोडर्म है वो न्यूरॉन सेल से बन के बनी है, उसकी जो सेल्स है वो न्यूरोनिक है, तंत्रिकीय हैं, इसलिए इस पार्ट का नाम रखा न्यूरो हाइपोफाइसिस। लेकिन ओरल एक्टोडर्म की जो पार्ट है वो नॉर्मल ग्लैंडुलर सेल्स हैं, इसलिए जो सिक्रेटरी नेचर की होती हैं, इसलिए इनका नाम रखा एडीनो। ठीक है, एडीनो हाइपोफाइसिस, दिस इज एडीनो हाइपोफाइसिस। अब देखिए न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या होंगी? न्यूरॉन होंगे, और एडीनो हाइपोफाइसिस में क्या होंगी? सिक्रेटरी सेल्स होंगी। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर जितने भी हार्मोन सीक्रेट करेंगे, कौन करेंगे? न्यूरॉन करेंगे। ठीक है,
और जब कोई हार्मोन का सीक्रेशन न्यूरॉन करता है तो उस हार्मोन को हम क्या कह देते हैं, न्यूरो हार्मोन। तो इसीलिए न्यूरो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट होने वाले जितने भी हार्मोन है उसे हम न्यूरो हार्मोन बोलेंगे। इसका एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर दो आते हैं एग्जांपल, एडीएच और दूसरा वैसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन, ये दो जो हार्मोन है ये इसमें आता है। और ये चूंकि देखिए कोई भी हार्मोन अगर न्यूरॉन के टर्मिनल एंटीलोडेंड्रिया से सीक्रेट होगा तो उसे हम न्यूरो हार्मोन बोलते हैं। तो इसके ये मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल बता दिए, एडीएच और वैसोप्रेसिन। सिक्रेटरी सेल मैंने बताया। अब एडिनोहाइपोफाइसिस, अच्छा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो सबसे बड़ा जो एरिया है एंटीरियर लोब ही होता है, ये लगभग पूरा 75% एरिया इसमें कवर करता है। ठीक है, इसको अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा पार्स, इसके अंदर तीन पार्ट हैं। पार्स ट्यूबरलिस है, ये इन्फंडिबुलम को घेर के रखा है इसने। फिर मिड लोब है, मिड लोब बीच में बिल्कुल पतली झिल्ली जैसा है। और जो पार्स डिस्टलिस है वो एडिनोहाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा पार्ट है, 75% होता है। और इससे 6 हार्मोन इससे सीक्रेट होता है। अब यहाँ पर ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस की हम बात कर रहे थे और जो हम बात कर रहे थे सीक्रेटरी सेल्स की, सीक्रेटरी जो सेल्स हैं इन पे हम गौर करते हैं। अब हम आते हैं सीक्रेटरी सेल्स पे। अब ये जो सीक्रेटरी सेल है ये इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये जो जितनी भी, जब हम एडिनोहाइपोफाइसिस को या फिर इसका जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, इसको अगर हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन करें, यहाँ से ये अगर हम काटें, तो इसका मैंने कल पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। मैं वो डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, अगर हम यहाँ पे इसको इस एंगल से काटें, न्यूरोहाइपोफाइसिस साइड में है, एडिनोहाइपोफाइसिस बड़ा है, मैंने कहा था ये 75% होता है, बिल्कुल छोटा होता है पोस्टीरियर लोब। इसका अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटते हैं तो ऐसे दिखेंगे। और ये जो डिफरेंट कलर में जो एरियाज हैं, ये रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ये काइंड ऑफ पिंक कलर, ये सॉरी येलो कलर में, तो ये सेक्शन जो है ये क्या डिनोट करते हैं, ये समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिल रहे हैं, अलग अलग एरिया है। ठीक है, यहाँ तक कि यहाँ ग्रोथ हार्मोन है या एसीटीएच है, पीआरएल है, तो ये क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिक्रेटरी सेल्स हैं। सिक्रेटरी सेल्स को जब स्टेन किया गया तो उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पर उनको दो तरह का क्लासिफिकेशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी। अब जैसे ब्लड में करते अपन, एसिडोफिल, एसिडोफिल सेल, दूसरी बेसोफिल सेल, जो बेसिक्स जो हैं उनसे हो जाएंगी, और तीसरी न्यूट्रोफिल की बजाय, क्योंकि वहां पे कौन था जो न्यूट्रल थी, यहां पे होगा क्रोमोफोब सेल। क्रोमोफोब, क्रोमोफोब क्यों? देखिए जो सबसे पहली है वो एसिडोफिल है, जो एसिडिक स्टेन से होंगी। इन्हें हम इयोसिनोफिल भी कहते हैं, जिस तरह से ब्लड में अपन कहते हैं। ये बेसिक बेसोफिल है, जो बेसोफिल है। यहाँ पे क्रोमोफोब इसलिए कहा गया है बिकॉज ये क्रोमो से फोब शो करते हैं। फोबिया माने रिपेलिंग, एंड क्रोमो यानी किसी भी कलर के रिगार्डिंग वो कोई टाइप की पर्टिकुलर एफिनिटी शो नहीं करती, एंड दे रियली टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम द स्टेनिंग, यानी वो स्टेन एक्सेप्ट ही नहीं करती, यानी वो स्टेन नहीं होती, इसलिए इनको क्रोमोफोब कहा गया। पहला क्लासिफिकेशन ये जो है स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है जो सिक्रेटरी सेल है वो उनका क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, उनके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा इसमें 6 हार्मोन है, तो जो सेल सोमेटोट्रॉप सीक्रेट करती है उसे हम बोलते हैं सोमेटोट्रॉप सेल, सोमेटोट्रॉप्स या सोमेटोट्रॉप सेल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं सोमेटोट्रॉप्स। दूसरी जो सेल है जो लेक्टोट्रॉप यानी प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लेक्टोट्रॉप सेल्स, लेक्टोट्रॉप्स, एच नहीं आएगा, लेक्टोट्रॉप्स। ठीक है, लेक्टोट्रॉप्स। इनको बिकॉज ये मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट, तो इसे हम मेमोट्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉर्टिको एसीटीएच यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को सीक्रेट करने वाली जो सेल है इनको अपन बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स। इसी तरह से पांचवें टाइप की जो सेल है जो टीएसएच करेगी सीक्रेट, उनको अपन बोलेंगे थायरोट्रॉप्स। और पांचवें टाइप की जो सेल है जो गोनेडोट्रोपिन सीक्रेट करती है, एफएसएच और एलएच, इनको अपन बोलेंगे गोनेडोट्रॉप्स। गोनेडोट्रॉप्स क्या सीक्रेट करेंगी?
FSH और LH को सीक्रेट करने वाली तमाम सेल्स को, जो सेल्स, बिकॉज एडिनोहाइपोफाइसिस में मैंने कहा न्यूरो सिक्रेटरी सेल है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है, ये सिक्रेटरी सेल्स एक एक हार्मोन को सीक्रेट करती हैं और उनके अकॉर्डिंग इनका नाम है। अब देखिए एसिड, अब ये गोनेडोट्रॉप्स एसिडोफिल भी हो सकती हैं, बेसोफिल भी हो सकती है और क्रोमोफोब भी हो सकती है, राइट। अगर हम कहें कि ये गोनेडोट्रॉप्स आर एसिडोफिल या फिर एसिडोफिल्स आर गोनेडोट्रॉप्स, तो हो सकता है इनका नाम गोनेडोट्रॉप इसलिए बिकॉज दे आर सीक्रेटिंग गोनेडोट्रॉपिन, बट इन द ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग दे माइट बी एसिडोफिल, बेसोफिल और क्रोमोफोब, व्हाटएवर। तो यहाँ सोमेटोट्रॉफ क्या सीक्रेट करेगा? ग्रोथ हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉफ क्या सीक्रेट करेगा? ACTH। मेमोट्रॉफ क्या करेगा? प्रोलैक्टिन, PRL शॉर्ट में लिखा मैंने। और थायरोट्रॉफ क्या सीक्रेट करेगा? TSH। ये 5 तरह के सीक्रेट करने वाले हार्मोन है और इस डायग्राम में हमने यही रिप्रेजेंट किया है। ये जो डाइसेक्टिंग एरिया है, ये जो डाइसेक्टिंग एरिया है, इसमें हम देखेंगे तो ये ग्रोथ हार्मोन दोनों साइड, यहाँ पे क्रोमोफोब्स, सॉरी सोमेटोट्रॉफ सेल्स हैं, यहाँ पे कॉर्टिकोट्रॉफ है, ये वाली ये वाली कॉर्टिकोट्रॉफ है और ये वाली थायरोट्रॉफ्स है और ये मेमोट्रॉफ या, ठीक है, और ये इधर वाला न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। अब हम बात करते हैं इसके अंदर का जो हार्मोनल, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करें इससे पहले एक डायग्राम है, ये हम देखते हैं। ये डायग्राम हम बाद में देखेंगे, पहले हम न्यूरोहाइपोफाइसिस की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक डायग्राम वापस बना रहा हूँ, सिंप्लीफाइड डायग्राम है जो कि आपको न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में बताएगा। मैं खाली न्यूरोहाइपोफाइसिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है, उसी तरह से बना रहा हूँ। और इधर से ये बड़ा एरिया एडिनोहाइपोफाइसिस, बीच में मिड लोब आ गया। तो दिस इज एंटीरियर लोब, दिस इज पोस्टीरियर लोब। अब हमें पोस्टीरियर लोब की बात करनी है। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए। और ये जो एरिया है ये पूरा हाइपोथैलेमस। अब मैं मीडियन एमिनेंस डिस्कस नहीं करूंगा। मीडियन एमिनेंस से बॉर्डर एरिया मैंने बताया था आपको, ये जो इलाका है, ये वाला, ये मीडियन एमिनेंस वाला पार्ट, ठीक है। अब ओवरऑल ये पूरा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम से लटकी हुई न्यूरोहाइपोफाइसिस है। दिस इज इनफंडिबुलम, ठीक है, दिस इज इनफंडिबुलम, क्लियर है? चलिए, ठीक है। अब यहां पर ये हाइपोथैलेमस है। अब देखिए जो पोस्टीरियर पोर्शन है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस के से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होती हैं वो यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स है जो हमने भी क्लासिफिकेशन पढ़ा वो सीक्रेट करती है। लेकिन पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मैंने आपको बताया था, ADH और वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ये 2 हार्मोन का सीक्रेशन सिंथेसिस जो है वो नहीं करता। अब इनका सिंथेसिस कहाँ होता है? ध्यान रखिए, हाइपोथैलेमस के अंदर ये सारा एरिया वैसे भी क्या न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो न्यूरॉन हम पढ़ते हैं कि न्यूरॉन के अंदर आगे ये मेन बॉडी होती है जिसे हम साइटोन बोलते हैं, यहाँ न्यूक्लियस है, ये पीछे एक्सॉन है और लास्ट में इसके टीलोडेंड्रिया, इस तरह से ये टीलोडेंड्रिया मिलती है और ये इनके डेंड्राइट्स आगे, इसको हम बोलते हैं, आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं साइटोन, ठीक है। और ये है इनकी लास्ट पोर्शन जिसको हम टीलोडेंड्रिया बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया जो लास्ट में। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर इस रीजन में खाली टीलोडेंड्रिया प्रेजेंट, यहाँ पर साइटोन है। अब साइटोन यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 2 एरिया है एक्चुअली, 2 एरिया है। एक मैं ये बना लेता हूँ, एक मैं ये बना लेता हूँ और यहाँ पर बहुत सारी न्यूरॉन्स इकट्ठी हैं। ये साइटोन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये साइटोन आ रही हैं और इसका ये एक्सॉन इतनी दूर चल करके यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये साइटोन आ रही हैं, ये साइटोन यहाँ पड़ी है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसका भी टीलोडेंड्रिया इधर आके खुल रहा है। ये यहाँ पर भी पड़ी है, यहाँ पर भी ये इसका इधर आके खुल रहा है, इधर भी पड़ी हैं, इसका इधर। इसी तरह से इस साइड भी साइटोन्स का गुच्छा है एक, ये न्यूरॉन्स का गुच्छा है एक्चुअली। ये यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स एक जगह गुच्छे में है, यहाँ पर भी बहुत सारे न्यूरॉन्स एक जगह गुच्छे में है। और ये जो गुच्छे से जो इनके एक्सॉन निकल रहे हैं, ये एक्सॉन नीचे इनफंडिबुलम के थ्रू ट्रैवल करके यहाँ नीचे आकर के इनके टीलोडेंड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ जो जो हार्मोन यहाँ से ADH और वैसोप्रेसिन जो यहाँ सीक्रेट होते हैं, ये एक्चुअली यहाँ सीक्रेट, पोस्टीरियर जो लोब है ये कभी भी किसी हार्मोन को सीक्रेट
करता है खाली, सिंथेसाइज और स्टोर नहीं करता। ये केवल और केवल स्टोरिंग करता है और रिलीज करता है, लेकिन सिंथेसिस जो है वो कहाँ हो रहा है? हाइपोथैलेमस में। तो ये जो दो न्यूक्लियस है, ये दो तरह के न्यूक्लियस है। एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, जो दो न्यूक्लियस क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पर साइटोन एकत्रित हैं। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है और ये है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब देखिए सुप्रा ऑप्टिक को सुप्रा ऑप्टिक क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पर जो मैंने लास्ट टाइम आपको इस साइड बना के दिखाया था, यहाँ पर ऑप्टिक काइज़्मा है, ये बताया था ना, ये है ऑप्टिक काइज़्मा। ऑप्टिक काइज़्मा के जस्ट ऊपर जो होगा उसे हम बोलेंगे सुप्रा ऑप्टिक। नाम के अंदर सब कुछ छुपा होता है अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो सुप्रा ऑप्टिक इधर ऑप्टिक काइज़्मा है, ये इधर भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं अगर यहाँ बना देते, ठीक है। तो ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। तो कुल मिलाकर के जो समझने वाली बात है वो ये है कि पोस्टीरियर जो लोब है वो केवल और केवल एक स्टोरेज और रिलीज सेंटर की तरह काम करता है। उसके अंदर पोस्टीरियर लोब के अंदर यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस का जो पार्स नर्वोसा है उसके अंदर कोई भी सिक्रेटरी सेल्स जो खुद बनाकर के सीक्रेट करती नहीं होती। वास्तव में ये जो दोनों हार्मोन ये जो हम कह रहे हैं कि न्यूरो हाइपोफाइसिस से सीक्रेट होते हैं, ये हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स के जो सेंटर्स हैं, जो न्यूक्लियसेस हैं, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जिनका नाम है, वहाँ बनते हैं और साइटोन में बनते हुए और ये नीचे ट्रैवल करते हैं, नीचे ट्रैवल करते-करते और जो न्यूरॉन है उनके टर्मिनल जो एंड्स हैं, जो टीलोडेंड्री हैं, वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है, ये जितने भी ये दोनों सेंटर्स से जो जो यहाँ से रिलीज़ करेंगे, इनकी जो टीलोडेंड्री है, ये अंतिम जो सिरे हैं, ये थोड़ी-सी मोटी-मोटी होती हैं, काफ़ी फूली-फूली दिखती हैं हमें, हैं? और इन फूली हुई जो बॉडीज़ हैं, बिकॉज़ इनकी जो टीलोडेंड्री है, बिकॉज़ दे आर स्टोरिंग समथिंग और जब स्टोर करते हैं तो उनका साइज़ बढ़ जाता है। इन फूली हुई टीलो जो डेंड्रिया है, जो एकदम फूल चुकी हैं, इनको हम हेरिंग बॉडी बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखने की बात है। इसका नाम है हेरिंग बॉडी, ठीक है? जो टीलोडेंड्रिया का पार्ट एकदम फूला हुआ है, ठीक है? हेरिंग बॉडी या फिर टर्मिनल नोब भी बोलते हैं कुछ लोग। अच्छा, इनके बीच में ये जो एक्सॉन्स है ना, एक्सॉन के बीच में कुछ सेल्स मिलती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग कलर में इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इनके न्यूरॉन्स के बीच बीच में कुछ सेल्स मिलती हैं, इन्हें हम पिट्यूसाइट बोलते हैं, पिट्यूसाइट्स, ठीक है। ये एक्चुअली फैट वाली सेल्स हैं, फैट स्टोरिंग न्यूरोग्लिया सेल्स हैं। ये ग्लियल सेल है, फैट न्यूरोग्लिया सेल्स हैं पिट्यूसाइट्स। ये एक्चुअली बिकॉज पोस्टीरियर लोब में क्या न्यूरॉन्स की घुंडियां ही हैं और इनके बीच बीच में जो सेल्स का सपोर्ट है उन्हें हम पिट्यूसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनको हम डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आपको समझ, ये देखिए दो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ये ब्रेन के अंदर इनकी पोजीशन है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली आपको समझ जाएगा। ये वाला जो है ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ये ऑप्टिक काइज़्मा है और ऑप्टिक काइज़्मा के जस्ट बगल में जो है वो क्या है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है। ये एडीएच प्रोड्यूस करेगा। ये देखिए यहाँ से न्यूरॉन्स कुछ चल रहे हैं, यहाँ से कुछ गुच्छे आ रहे हैं, वो इधर आ रहे हैं, ठीक है? और इधर से कुछ ट्रैवल करके वो इधर आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ से जो ये न्यूरॉन्स के जो एंड आ रहे हैं, ये क्या सीक्रेट करेंगे? एडीएच सीक्रेट करेंगे बिकॉज़ ये एडीएच बनाती हैं। इधर से क्या आएँगी? ये वैसोप्रेसिन सीक्रेट करेंगे और यहाँ पर हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट है, ये इन्फंडिबुलम है और ये एंटीरियर लोब है। एंटीरियर लोब का ये जो कॉलर दोनों तरफ से घेर रखा है, ये जो इलाका है, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ट्यूबर साइनेरियम है, ठीक है? समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो हमें समझनी चाहिए, ठीक है? वो क्या है? अब ये डायग्राम हम देखेंगे, तो इस डायग्राम को समझने से पहले एक चीज़ और हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि यहाँ के ये जो टर्मिनल एंड है, इन्होंने कुछ सीक्रेट किया और वो सीधा ब्लड में चला गया। ब्लड में वो कैसे जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं, वो ब्लड में कैसे पहुँचते हैं, ठीक है? एक्चुअली जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब से जो सीक्रेट हो रहा है, चाहे वो एडिनोहाइपोफाइसिस की सेल सीक्रेट करें, चाहे वो न्यूरोहाइपोफाइसिस के न्यूरॉन सीक्रेट करें,
वो दोनों वो जब जहां निकलते हैं वहीं से एक ब्लड सप्लाई जाती है, उसे हमें समझने की जरूरत है। और ये दोनों हार्मोन उस ब्लड सप्लाई में पहुंच जाते हैं और वहां से पूरी बॉडी में आते हैं। अब ये ब्लड सप्लाई कैसे है? पोर्टल सिस्टम 3 टाइप के होते हैं पूरे, ठीक है, कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे। पोर्टल सिस्टम 3 तरह के होते हैं। एक होता है लीवर वाला हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, एक रीनल पोर्टल सिस्टम होता है किडनी के अंदर, और तीसरा पोर्टल सिस्टम अगर मिलता है तो वो मिलता है हाइपोफाइजियल। इसका जो सही नाम है वो है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे हाइपोफाइसिस है। इसको मैं कॉमन बना रहा हूँ। यहाँ जो ब्लड सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब देखिए पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जनरली हम कहते हैं कि ये एक ऑर्गन है, ठीक है। इसको ये आर्टरी ब्लड देगी, ठीक है। ये आर्टरी आ रही है, ये बड़ी आर्टरी है, और ये कैपिलरी बन रही है, ये ब्लड देगी, और यहाँ से वीन्स है, वो कैपिलरी के थ्रू वापस इकट्ठा कर। तो यहाँ पे ये वीन बन गई, ये आर्टरी बन गई, ये ऑर्गन है। ये क्या है? ये ऑर्गन है। क्लियर है? अब कई बार अच्छा, ये वीन कहाँ जानी चाहिए? हार्ट में जानी चाहिए कलेक्ट करके। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो वीन है ना, ये हार्ट में जाने के बजाय एक दूसरे ऑर्गन को, ऑर्गन नंबर 2 को वापस ब्लड दे देती है, ठीक है। और ऑर्गन 2 से ब्लड है वापस फिर कहाँ जाता है? हार्ट। एक्चुअली ये बात पोर्ट हो गई। बात जनरल होना क्या था कि हार्ट से निकले, ऑर्गन में जाए, और ऑर्गन इन्हें वापस हार्ट में दे दे। लेकिन हुआ क्या, ऑर्गन 1 से ये कहाँ चली गई? ऑर्गन 2 में चली गई, और ऑर्गन 2 से हार्ट में। तो ये जो बीच का जो कनेक्शन है, ये यहाँ पर 2 ऑर्गन ने अपने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया ब्लड फ्लो, और इसको बोल रहे हैं पोर्टल सिस्टम। अब ये डिटेल में क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ऑर्गन है, हाइपोथैलेमस है या हाइपोफाइसिस है। यहाँ पर ब्लड फ्लो आता है, कैपिलरीज आती हैं, ठीक है। और कैपिलरीज सीधा हार्ट में जाने की बजाय ये इधर से नहीं जाती, और ये नीचे से होके जाती है, इसको ब्लड देती है, फिर यहाँ से कलेक्ट होके जाती है, ठीक है। तो पहले इसने यहाँ ब्लड दिया, और फिर इसने यहाँ ब्लड दिया। तो ये जो बीच का रास्ता, ये जो ट्रैक है, इसका फायदा मिलता है हमारी बॉडी को। और यहाँ से एंटीरियर लोब हो चाहे इधर से पोस्टीरियर लोब हो, इनसे जो भी हार्मोन है इन कैपिलरी के माध्यम से हमारी बॉडी में पहुंच। क्लियर है? अब देखिए मैं 2 तरह की सिक्रेशन आपको समझा रहा हूं। अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस से कैसे जाता है। ये यहाँ पर इस डायग्राम को हम देखें, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इसके बारे में हमें बिल्कुल डिस्कस नहीं करना, बिकॉज एडिनोहाइपोफाइसिस की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है ब्लड फ्लो, इनफ्लोइंग ब्लड आ रहा है, ये आर्टरी आ रही है, आर्टरी आकर के, और यहाँ पर ये जो यहाँ पे एक जाल मिलता है, इसे हम प्लेक्सस बोलते हैं, हाइपोफाइजियल प्लेक्सस। और ये जो पूरा जाल है इसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ये पूरा ये ब्लू कलर की वीन है और रेड कलर की आर्टरीज है। अब यहाँ इसने ब्लड सप्लाई दी, उसके बाद ये जो यहाँ पे प्लेक्सस बना, ये जाल है, प्लेक्सस को मतलब जाल बोलते हैं, हाइपोफाइजियल प्लेक्सस, ठीक है। यहाँ से ये जो ब्लड है इधर से होता, अब यहाँ पे इधर पहले इसने हाइपोथैलेमस को दिया, फिर ये नीचे आकर के वापस कैपिलरी का जाल बना लिया, बिकॉज कैपिलरी का जाल कहाँ बनता है? ऑर्गन के चारों तरफ बनता है, जहां ब्लड को देना होता है, ठीक है। वापस बना लिया। अब हुआ क्या, एक्चुअली ये ब्लड देने आया था एंटीरियर पिट्यूटरी को, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी ने जाते जाते इसमें अपना सिक्रेशन डाल दिया। और ये सिक्रेशन क्या है? ब्लड के अंदर क्या डाल दिया इसने? हार्मोन। तो ये जितने भी हार्मोन है, जो 6 हार्मोन हमने चर्चा की, ग्रोथ हार्मोन, TSH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन इसके थ्रू बॉडी में पहुंच जाए। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम अगर नहीं होता, ये ब्लड सप्लाई अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में नहीं होती, तो बॉडी के अंदर ये जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हो पाते। तो ये तो हुआ किसका सिक्रेशन? एंटीरियर पिट्यूटरी से। दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब देखिए यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसिस का कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, ये वाला। यहाँ इनफ्लोइंग ब्लड है, इसकी दूसरी साइड की ब्रांचेस, अब देखिए इधर ये 2 न्यूक्लियस बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियस है, ये सुप्रा ऑप्टिक है, बिकॉज ये ऑप्टिक काइज्मा है, ये ऑप्टिक काइज्मा, और ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ठीक है। पैरावेंट्रिकुलर से न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इससे भी निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ ये रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पर ये रिलीज कर रहे हैं, जितने भी हार्मोन है यहाँ रिलीज हो रहे हैं, बन यहाँ रहे हैं,
न्यूक्लियस में बन रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो ब्लड आ रहा है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब इधर से निकल रहा है तो इन्होंने भी अपने सिक्रीशन डाल दिए, ठीक है, और यहाँ से जो निकल रहा है यहाँ से एडीएच भी निकल रहा है और वैसोप्रेसिन भी निकल रहा है, ठीक है। तो दो तरह के पोर्टल सिस्टम यहाँ पाए जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन जो हमें करना चाहिए वो यहाँ पे हमारे सामने ये सब, ये देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब जो है वो हाइपोथैलेमस के, अब यहाँ पर कंट्रोल कैसे होता है, मैं यहाँ पर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की हमने डिस्कस किया था, ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो यहाँ थी, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ये अलग अलग हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं, अभी हमने बताया कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं, लेकिन ये कब कौन से हार्मोन को सीक्रेट करेंगी इसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए बिकॉज हाइपोथैलेमस दो तरह के फैक्टर्स सीक्रेट करता है, एक करता है रिलीज हार्मोन और एक करता है इनहिबिटरी हार्मोन। एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस वाला एक तरह का, तो रिलीज हार्मोन सीक्रेट करता है और इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। कैसे सीक्रेट करता है वो मैं यहां बताता हूं आपको। देखिए जो हाइपोथैलेमस है, जैसे कि मैंने कहा इससे दो तरह के, एक रिलीज हार्मोन है और एक है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीज हार्मोन जो टारगेट ऑर्गन है उनको प्रमोट करेंगे, प्रमोट टू रिलीज, यानी एक परमिशन है ये। तो जब यहाँ पर ये एडिनोहाइपोफाइसिस है, यहाँ की सेल्स जब अब मान लो ये टीएसएच सीक्रेट करने वाली है, तो यहाँ पर TSH-RH सीक्रेट होगा, TSH-RH थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीज हार्मोन सीक्रेट होगा किससे, हाइपोथैलेमस से, और ये न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, एडिनोहाइपोफाइसिस में, और एडिनोहाइपोफाइसिस में इन सेल के पास सिग्नल जाएगा कि TSH-RH यानी ऑर्डर आ गया है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, और ये क्या करेंगी, ये कौन सी है, थायरोट्रॉप सेल, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, थायरोट्रॉप्स TSH बनाती हैं, इनके पास TSH बना हुआ तैयार पड़ा है, इसने इसको प्रमोट किया, मतलब प्लस से डिनोट कर रहा हूं, तो ये सीक्रेट क्या करेगी, TSH सीक्रेट करेगी और तब ये आगे जाएगी। इसलिए यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन आया वो रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट करवा रहा है, और ये पोर्टल वेसल है वो इसको, ये जो पोर्टल वेन है इसके थ्रू ये ब्लड यहाँ आया, इन सेल को मिला, इस सेल से इनको रिलीज हार्मोन प्राप्त हुआ और ये जो एंडोक्राइन सेल है इन्होंने हार्मोन सीक्रेट किया, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो ACTH-RH है, ACTH-RH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो आएगा और वो किसको मिलेगा, कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स को मिलेगा, और कॉर्टिकोट्रॉप्स क्या सीक्रेट करेंगी, ACTH सीक्रेट करेंगी, ACTH अपने टारगेट ऑर्गन में जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कई तरह के रिलीज हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, कौन कौन से करता है मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में। तो हाइपोथैलेमस जो है सबसे पहले GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन, या दूसरा GHIH इनहिबिटरी हार्मोन भी सीक्रेट करता है। अगर उसे सीक्रेट करवाना हो तो रिलीज हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन अगर रोकना हो तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को सीक्रेट किया जाए। दूसरी तरफ थायराइड TRH, या फिर अभी हमने बोला TSH-RH, एक ही बात है, दोनों ऑब्लिक लगाया मैंने, ठीक है। तीसरा है गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, ठीक है। चौथा ACTH-RH कॉर्टिकोट्रॉप वाला, और पांचवा है प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। अब देखिए इनहिबिटरी हार्मोन हर किसी के लिए नहीं है, ये ग्रोथ हार्मोन के लिए है, ये ग्रोथ हार्मोन के लिए, ये TSH के लिए है, ये FSH एंड LH के लिए है, ये ACTH के लिए है, और ये है प्रोलैक्टिन के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग फैक्टर हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, रिलीज फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा जो सेशन है वो समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया।
होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अब एडिनो हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। एंडोक्राइनोलॉजी की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूअसली जारी रहेगी। थैंक्स अ लॉट।